हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी सीआईबी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास सेंट्रल बैंकिंग का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजिली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक मैनर में सेंट्रल बैंकिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल हैं। अगर आप एक एंड्रॉइड यूज़र हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूज़र हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज़ करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सेंट्रल बैंकिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सेंट्रल बैंक का मतलब समझते हैं कि सेंट्रल बैंक बेसिकली होता क्या है। तो यहाँ पर देखो, वर्ल्ड की हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है। और ये जो सेंट्रल बैंक होता है ना, वो देश की बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा बैंक होता है, एक अपेक्स बैंक होता है, जिसका मेन काम होता है देश की बैंकिंग इंडस्ट्री और हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है उनको मैनेज करना और रेगुलेट करना, ताकि हमारे देश के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन रहे और हमारे देश की ग्रोथ जो है हो सके। ये जो सेंट्रल बैंक होते हैं वो नॉर्मल पब्लिक के साथ डील नहीं करते, यानी कि आप यहाँ पर सेंट्रल बैंक के अंदर ना तो अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो और ना ही आप किसी भी तरह का लोन ले सकते हो। बल्कि ये जो सेंट्रल बैंक होते हैं वो देश की गवर्नमेंट और देश के जो दूसरे बैंक होते हैं उनके साथ जो है डील करते हैं। जैसे कि हमारे देश की जो सेंट्रल बैंक है वो है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपने कई बार देखा होगा कि किसी भी पर्सन का अकाउंट जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर नहीं आता है। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक का मेन पर्पस ये होता है कि उसे देश की ग्रोथ करनी है, ये देश की डेवलपमेंट करनी है, जिसके लिए वो कई सारे फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर इसका मीनिंग देखते हैं। तो ये क्या है, बेसिकली अपेक्स बैंक है जो कि देश की जो मनी सप्लाई है उसे कंट्रोल करता है, और जो इंटरेस्ट रेट है उसे कंट्रोल करता है, ताकि जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है वो स्टेबल हो सके और मजबूत बन सके। क्योंकि देखो, किसी भी देश की जो डेवलपमेंट है वो उसके फाइनेंशियल सिस्टम पे ही डिपेंड करती है। अगर फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रांग है, अच्छा है, तो उस देश की ग्रोथ हो सकती है। तो फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रांग बनाने का, स्टेबल बनाने का काम जो है वो सेंट्रल बैंक करता है। नेक्स्ट, इसके फीचर्स की बात करते हैं ताकि हम सेंट्रल बैंक के बारे में और बेहतर तरीके से समझ सके। तो पहला इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, मॉनेटरी अथॉरिटी। किसी भी देश के अंदर जो सेंट्रल बैंक है उस देश का मॉनेटरी अथॉरिटी होता है, यानी कि उस देश के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम जो है वो सेंट्रल बैंक करता है। इसके लिए वो क्या बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी, जिसके जरिए वो समय आने पर मनी की सप्लाई को इंक्रीज भी करता है और जब जरूरत हो तो मनी सप्लाई को डिक्रीज भी करता है, ताकि देश के अंदर जो है प्राइस स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन रह सके। उसके बाद क्या है, करेंसी इश्यूज। ठीक है, जो हमारा सेंट्रल बैंक होता है, ठीक है, वो देश के अंदर करेंसी को इशू करने का काम करता है। जनरली हमारे देश के अंदर आप देखोगे तो हमारे देश के अंदर जो करेंसी इशू करने का काम है वो RBI के पास है, और कोई परफॉर्म नहीं कर पाता। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक करेंसी इशू करता है। उसके बाद क्या है, बैंकर टू द गवर्नमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेंट्रल बैंक नॉर्मल पब्लिक के साथ डील नहीं करता बल्कि गवर्नमेंट के साथ डील करता है। यानी कि गवर्नमेंट को जब भी कोई बैंकिंग सर्विसेज चाहिए होती है तो वो सेंट्रल बैंक के पास जाता है। गवर्नमेंट अपना अकाउंट भी ओपन करवा सकती है सेंट्रल बैंक के पास, ठीक है, और जब उसे कोई लोन वगैरह की जरूरत हो तब भी वो सेंट्रल बैंक से लोन भी ले सकती है। इसीलिए जब भी आप देखोगे, जब डेफिसिट होता है यानी कि गवर्नमेंट के पास फंड से की कमी आती है, तो वो RBI से लोन लेकर उसको पूरा कर लेते हैं। उसके बाद क्या है, बैंकर टू द गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो हम सॉरी, बैंकर टू द
बैंक्स, ठीक है। तो उसके बाद जो आरबीआई है ना, वो जो हमारे देश के अदर बैंक्स है, जैसे कमर्शियल बैंक्स है, कोऑपरेटिव बैंक्स है, रीजनल रूरल बैंक्स है, उनके लिए भी एक बैंक के तरीके से काम करता है। जैसे नॉर्मल आपको कोई बैंकिंग सर्विस चाहिए, तो आप कहाँ जाते हो? हमारी बैंक्स, जैसे एचडीएफसी बैंक होगा, एक्सिस बैंक होगा, ठीक है। जब इन बैंकों को बैंकिंग सर्विसेज चाहिए, देखो इन्हें भी तो फंड्स की कभी ना कभी रिक्वायरमेंट हो सकती है, लोन चाहिए हो सकता है, तो ये किसके पास जाते हैं? आरबीआई के पास जाते हैं, ठीक है। तो ये आरबीआई के पास अपना अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उनसे लोन वगैरह भी ले सकते हैं। उसके बाद क्या है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो हमारे देश के अंदर जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, उसको मेंटेन करने का काम भी हमारा आरबीआई ही करता है। इसके लिए वो क्या करता है? जो हमारा बैंकिंग इंडस्ट्री है या फिर जो अदर फाइनेंशियल सेक्टर है, उसको प्रॉपर्ली रेगुलेट करता है, ताकि वो सही तरीके से काम कर सके, लोगों का पैसा सेफ रहे और हमारा जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहे। उसके बाद क्या है? रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि हमारे देश के अंदर, किसी भी देश की अगर बात करिए, तो रेगुलेटरी अथॉरिटी होता है, एक एक ऐसा अथॉरिटी है इसके पास कि ये पूरे के पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री और हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसको रेगुलेट करके प्रॉपर काम जो है वो करवाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? इकोनॉमिक एनालिसिस। जो सेंट्रल बैंक होता है वो इकोनॉमिक एनालिसिस भी करता है, यानी कि इकोनॉमी में इस वक्त क्या चल रहा है, कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, कितनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है। वो सारी चीज एनालाइज करता है, ताकि उसके बेस पर वो गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने में हेल्प कर सके, उन्हें जो है एडवाइस वगैरह दे सके। तो यहाँ पर हमने सेंट्रल बैंक और उसके फीचर्स के बारे में पढ़ लिया, तो यहाँ पर आपको पूरे अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सेंट्रल बैंक बेसिकली होता क्या है। तो अगर आपको अब भी किसी भी तरह का डाउट हो, तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके जरूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि सारा टॉपिक इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ग्लोबल इवोल्यूशन ऑफ सेंट्रल बैंक, यानी कि अगर हम ग्लोबली बात करें, तो जो सेंट्रल बैंक का कॉन्सेप्ट है वो कैसे इवॉल्व हुआ, सेंट्रल बैंक कैसे डेवलप हुए, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो वर्ल्ड का जो पहला हमारा सेंट्रल बैंक था वो हमारा 1668 में स्टैब्लिश हुआ था, जिसका नाम था हमारा रिक्स बैंक, और ये जो है स्वीडन में स्टैब्लिश हुआ था। ये काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार जो एग्जामिनर होता है यही पूछ लेता है कि वर्ल्ड का पहला सेंट्रल बैंक बताओ। तो नाम क्या है? रिस्क बैंक, जगह क्या है? स्वीडन। स्टैब्लिश कब हुआ था? 1668 में। और ये एज अ जॉइंट स्टॉक बैंक स्टैब्लिश हुआ था, यानी कि कॉर्पोरेशन के तरीके से काम करता था, इसके शेयर होल्डर्स होते थे। उसके बाद जब ये स्टैब्लिश हुआ था, तो इसका मेन काम क्या था कि गवर्नमेंट को लैंडिंग करनी, यानी कि गवर्नमेंट को जब भी फंड्स की रिक्वायरमेंट हो, तो ये गवर्नमेंट को लोन जो है वो प्रोवाइड करता है। साथ के साथ ये क्लियरिंग हाउस का भी काम करता था, यानी कि कॉमर्स के फील्ड में, ट्रेड के फील्ड में जो भी ट्रांजेक्शन्स होती थी फाइनेंशियल, उनको सेटल करने का काम भी यही बैंक जो है वो करता था। उसके बाद जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, तो इसने जो कमर्शियल लैंडिंग का काम था उसको छोड़ दिया, यानी कि अब इन्हें लोन देना छोड़ दिया, बल्कि अब ये नोट इशू करने का काम जो है वो करने लगा। तो 1897 के बाद 1897 के अंदर इसके पास मोनोपोली आ गई कि पूरे देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही नोट जो है वो छाप सकता है। तो बाकी फंक्शन छोड़ के इसने नोट छापना जो है वो शुरू कर दिया। उसके बाद कई सारी कंट्रीज जैसे कि फ्रांस, फिनलैंड, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, डेनमार्क, पुर्तगाल, बेल्जियम, ऐसी कई सारी कंट्रीज थी जिन्होंने अपने देश के अंदर सेंट्रल बैंक को जो है इस्टेब्लिश किया था 1800 और 1900 के बीच में। नेक्स्ट बात करते हैं फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है। तो जो सेंट्रल बैंक है वो मेनली फोकस करती है फाइनेंशियल सिस्टम को डेवलप करने के ऊपर, ठीक है, क्योंकि जो देश की फाइनेंशियल नीड्स है उनको फुलफिल जो है वो किया जा सके। तो जैसे जैसे हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो डेवलप होता गया, उसको मजबूत बनाने के लिए जरूरी था कि हमारा जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम हो वो बेहतर हो। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके थ्रू कंट्री के अंदर जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है, जैसे आप पेमेंट कर रहे हो, आप कोई पेमेंट रिसीव कर रहे हो, फंड ट्रांसफर कर रहे हो, उनको जो है वो सेटल किया जाता है। यानी कि ये एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है ताकि आप आसानी से अपनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को पूरा कर सको, ठीक है। तो इस चीज को देखते हुए जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने क्या किया, जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है उनको मैनेज करना शुरू कर दिया। यानी कि देश का जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है उसके ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल किसका आ गया? सेंट्रल बैंक के ऊपर के पास, ताकि इंश्योर किया जा सके जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है वो सही तरीके से की जा सके और हमारे देश के अंदर जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो यहाँ पर डेवलप हो सके। नेक्स्ट बात करते हैं रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी रोल। जैसे जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डेवलप हुई, देखो फाइनेंशियल सेक्टर हमारा डेवलप हुआ, उससे क्या हुआ, नई नई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो सामने आई, कई सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यहाँ पर स्टैब्लिश हुई, ठीक है। अब क्योंकि इतनी सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गई तो उनको रेगुलेट करना जरूरी है। तो यहाँ पर जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने रेगुलेट करने का काम, सुपरवाइजर करने का काम भी शुरू जो है वो कर दिया, ताकि ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो सही तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके काम करे और हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो स्टेबल रहे और मजबूत भी रहे, क्योंकि अल्टीमेटली फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर पैसा किसका लगा हुआ है? नॉर्मल पब्लिक का। तो उसे सेव करना जरूरी है।
उसके बाद जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया, ताकि जो जितना भी रिस्क है, देखो जब फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें वहां पर रिस्क बहुत ज्यादा है, ठीक है, कभी भी पैसा डूब जाता है, लॉस हो जाता है, तो इस चीज को देखते हुए रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, ताकि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो अपने रिस्क को प्रॉपरली जो है वो मैनेज कर सके। उसके बाद क्या है, डेवलपमेंट मैंडेट ऑफ सेंट्रल बैंक, ठीक है, तो पहले जो हमारा बैंक्स थे उनका मेन काम क्या था, जो सेंट्रल बैंक थे उनको स्टैब्लिश किया गया था ताकि वो नोट वगैरह जो है वो छाप सके। पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा इसका जो रोल है वो बढ़ गया, अब देश की डेवलपमेंट के अंदर भी ये एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करने लग गया। तो डेवलपमेंट मैंडेट जो है वो सेंट्रल बैंक के अंदर देखने को मिला, उन्होंने ट्रेडिशनल फंक्शंस के साथ साथ नए ऐसे फंक्शन जो कि देश के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं उनको भी करना शुरू कर दिया। जैसे कि प्राइस स्टेबिलिटी, कि हमारे देश के अंदर जो प्राइस है उनको स्टेबल रखना है, ना तो बहुत ज्यादा कम होना है, कम होने देना है प्राइसेस को, और ना ही बहुत ज्यादा बढ़ने देना है, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करके रखना है, उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट भी करना है। ट्रेडिशनली ये काम नहीं किए जाते थे, करेंसी इशू कर दिया बस, गवर्नमेंट को लोन दे दिया बस, पर समय आगे बढ़ा है तो हमें प्राइस स्टेबिलिटी पे भी फोकस करना है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे भी फोकस करना है, और रिस्क मैनेजमेंट पे भी फोकस करना है। उसके बाद क्या है, इवोल्यूशन फ्रॉम इनफॉर्मल नॉर्म्स टू फॉर्मल लॉस, ठीक है। पहले क्या होता था कि सेंट्रल बैंक के लिए कोई यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे, सेंट्रल बैंक्स जो है वो अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाते थे, या फिर जो पहले से बने हुए हैं अपनी सुविधा के अनुसार उनको जो है वो फॉलो करते थे, जिसकी वजह से जो सेंट्रल बैंक है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाते थे। इसके बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर फॉर्मल लॉज लेकर आए गए, इंटरनेशनल लेवल पे कुछ यहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है इंट्रोड्यूस की गई थी, जिसको सेंट्रल बैंक को फॉलो करना जरूरी होता था। तो इनफॉर्मल नॉर्म से हमने फॉर्मल लॉज के ऊपर लेकर आ गया है, और आज के टाइम में आप देखोगे सेंट्रल बैंक यहाँ पर फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके अपने फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं, उनके लिए एक अलग से एक्ट जो है वो बनाया जाता है। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए कौन सा एक्ट है, रिजर्व इंडिया एक्ट 1934। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बैंक ऑफ इंग्लैंड की, ठीक है। तो अब हम कुछ वर्ल्ड के फेमस सेंट्रल बैंक के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है ये सेंट्रल बैंक है हमारे यूके का, ठीक है। तो इसको 1694 में जो है इस्टेब्लिश किया गया था, और रॉयल चार्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम द बैंक ऑफ इंग्लैंड इसके अंदर जो है इसको बनाया गया था। जब इसको बनाया गया था तो इसका मेन काम क्या था कि गवर्नमेंट को बैंकिंग सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करनी, ठीक है, साथ के साथ बैंक नोट्स इशू करने, जो गवर्नमेंट के यूके गोल्ड रिजर्व है उन्हें जो है वो कंट्रोल करना, और जो ऑफिशियल इंटरेस्ट रेट है उनको भी जो है वो सेट करना। ये जो बैंक था वो हमारे वर्ल्ड का सेकंड ओल्डेस्ट सेंट्रल बैंक है, पहला हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद जो हमारा सेंट्रल बैंक बना था वो हमारा बैंक ऑफ इंग्लैंड ही था, ठीक है। उसके बाद 1946 के अंदर इसको नेशनलाइज कर दिया गया था, यानी कि इसके ऊपर जो ऑनरशिप थी वो हमारी गवर्नमेंट की हो गई थी, यूके गवर्नमेंट की। उसके बाद अगर इसके फंक्शंस की बात करें तो पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या था कि ये बैंक, जो गवर्नमेंट है उसके बैंक के तरीके से एक्ट कर रहा था। इसके लिए वो क्या करता था, जो गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स होते थे उनको एक्सेप्ट करता था, साथ के साथ जो नोट्स होते थे, करेंसी नोट्स होते थे, उनको यहाँ पर इशू करता था, और जरूरत पड़ने पर अगर गवर्नमेंट को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती थी तो उनको लोन भी प्रोवाइड करता था। उसके बाद 1844 के अंदर जो बैंक नोट छापने की जो मोनोपोली है वो इसके पास आ गई थी, पूरे पूरे इंग्लैंड एंड वॉल्स के अंदर जो नोट है वो कौन छापता था, वो हमारा बैंक ऑफ इंग्लैंड ही छापता था, ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसके अंदर भी इसने काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया था। देखो जब वॉर्स होती हैं तो फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो जो गवर्नमेंट के फंड्स थे, जो बोरिंग थी, उनको मैनेज करने का काम इसने बहुत अच्छे तरीके से किया था, जिससे यूके गवर्नमेंट को काफी हेल्प जो है वो मिली थी। इसके अलावा ये ट्रेजरी एडवाइजर या फिर एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट भी काम करता है। उसके बाद क्या है, बैंक ऑफ फ्रांस, ठीक है। बैंक ऑफ फ्रांस जो है वो हमारे जो फ्रांस है उसका सेंट्रल बैंक है। इसको 1800 ईस्वी में जो है इस्टेब्लिश किया गया था, और 1946 में जाकर इसको जो है नेशनलाइज कर दिया गया था, ठीक है। ये जो बैंक बनाया गया था वो यहाँ पर हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट मतलब कहने का मतलब है कि जो हमारे देश की गवर्नमेंट है और जो प्राइवेट प्लेयर्स है दोनों ने मिलकर जो है बनाया गया था, यानी कि इस बैंक के अंदर हमारी गवर्नमेंट का भी स्टेक था, ठीक है, और हमारे जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, प्राइवेट इंटरप्रेन्योर्स हैं, उनका भी यहाँ पर जो है वो स्टेक था, ठीक है। जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट है वो इस बैंक के अंदर ना जो हमारा गवर्नर है, जो और जो डिप्टी गवर्नर है उसको अपॉइंट करने का काम जो है वो करती थी, ताकि इनका एक कंट्रोल रह सके इस बैंक के ऊपर, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पर शेयर होल्डर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने का काम जो है, जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ 15 रीजेंट्स वो करता था,
ठीक है? तो ये जो 15 रिजल्ट्स हैं, ये जो इंडिविजुअल्स हैं इस बोर्ड के अंदर, इनको जो बैंक के जो 200 लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स थे, वो यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट करते थे। उसके बाद इस बैंक को जो है 1993 में प्राइवेटाइज कर दिया गया था, ताकि इनके पास और अथॉरिटी जो है वो आ सके, इंडिपेंडेंस आ सके और ये अपना काम जो है वो कर सके। ठीक है? अगर हम फंक्शंस की बात करें, तो जब इस बैंक को इनिशियली यहाँ पर बनाया गया था, तो इसका मेन काम क्या था कि इसे बैंक नोट यहाँ पर इश्यू करने हैं पेरिस के अंदर, और ये काम जो है इसने लगभग 15 सालों तक जो है वो किया था। उसके बाद 1848 ईस्वी में नोट इश्यू का जो काम है, वो पूरे के पूरे फ्रांस में जो है वो ये बैंक जो है वो करने लग गया था। ठीक है? उसके बाद जो 1848 में जो हमारी फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, उनको रिज़ॉल्व करने में भी इस बैंक ने काफ़ी अच्छा जो है वो कंट्रीब्यूशन किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया था। नेक्स्ट क्या है? बैंको दी पुर्तगाल, ठीक है? तो ये जो बैंक है वो हमारा जो पुर्तगाल है उसका सेंट्रल बैंक है, और इसको 1846 में जो है एस्टैब्लिश किया था। जब इसको बनाया गया था, तो इसे एज अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है वो बनाया गया था, जो कि देश के अंदर कंट्री की करेंसी और बैंकिंग इंडस्ट्री को मैनेज करने का काम जो है वो करता था। तो इसका मेन काम क्या था? नोट को इश्यू करना और अपने जो शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने पैसा लगाया है, उनको ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रॉफिट कमा कर देना। नेक्स्ट क्या है? बंड्स बैंक, ठीक है? नेक्स्ट क्या है हमारे यहाँ पर? बंड्स बैंक। तो बंड्स बैंक जो है वो जर्मनी का सेंट्रल बैंक है। इसको यहाँ पर 1957 के अंदर बंड्समैन लॉ के अंदर जो है इस्टेब्लिश किया गया था, और इसको इस्टेब्लिश करने का एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था कि देश के अंदर एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ कॉइनेज, वेट्स और मेजरमेंट जो है वो लेकर आया जा सके। यानी कि जो कॉइन्स है जो देश के अंदर बनाए जा रहे हैं, वो एक यूनिफॉर्म सिस्टम के थ्रू बनाए जाए, और जो वेट यहाँ पर किए जाते हैं, मेजरमेंट किए जाते हैं, वो भी यूनिफॉर्म सिस्टम के थ्रू ही जो है वो किया जा सके। ठीक है? जैसे ही यहाँ पर सेंट्रल बैंक बनाया, ठीक है, तो सेंट्रल बैंक ने जो मेन काम किया वो ये किया कि जो मॉनेटरी रिजीम था ना, उसको काफी ट्रांसपेरेंट बना दिया। यानी कि सेंट्रल बैंक को स्टैब्लिश करने का एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था कि जो मॉनेटरी रिज्म है उसे हमें ट्रांसपेरेंट बनाना है, ताकि जो भी यहाँ पर डिसीजन सेंट्रल बैंक के द्वारा लिए जा रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी जो भी बनाए जा रहे हैं, जो स्ट्रेटजीज बनाए जा रहे हैं, उनको प्रॉपरली जो है वो कम्युनिकेट किया जा सके और अंडरस्टैंड जो है वो किया जा सके। तो जो सेंट्रल बैंक जो भी मॉनेटरी पॉलिसीज वगैरह बनाई जाती थी, उनको अदर स्टेक होल्डर्स को प्रॉपरली कम्युनिकेट किया जाता था, ताकि वो उसको सब पढ़कर अच्छे तरीके से उसको अंडरस्टैंड कर सके। नेक्स्ट क्या है? बैंक ऑफ इटली, ठीक है? जो बैंक और ये जो हमारा सेंट्रल बैंक है जर्मनी का, इसे बाद में जाकर यूरोपियन सिस्टम ऑफ सेंट्रल बैंक में भी जो है मर्ज जो है वो कर दिया गया। तो आज के टाइम में ये जो सेंट्रल बैंक है, यूरोपियन सिस्टम ऑफ सेंट्रल बैंक का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं बैंक ऑफ इटली को। तो बैंक ऑफ इटली इटली का सेंट्रल बैंक है, और इसे 1893 ईस्वी में जो है वो बनाया गया था। और इसको बनाने का पर्पस यही था कि जो बैंकिंग सिस्टम है इटली का, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व किया जा सके। हमारा जो 1890s है, इस समय जो है इटली का जो बैंकिंग सिस्टम था इतना ज्यादा खराब हो गया था, इतनी प्रॉब्लम्स आ गई थी कि वो कोलैप्स होने वाला था। तो इस चीज को देखते हुए हमारा ये जो बैंक है, बैंक ऑफ इटली, इसको यहाँ पर बनाया गया, ताकि जो प्रॉब्लम्स है उसको यहाँ पर सॉल्व किया जा सके। तो इस बैंक का जो मेन गोल था यही था कि बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर जो भी प्रॉब्लम है, जैसे कि बैलेंस शीट में नॉन परफॉर्मिंग एसेट का बढ़ना, या फिर जो कैपिटल बेस है वो यहाँ पर स्ट्रांग ना होना, इस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करना है। तो बैंक ने क्या किया? बैंक को क्या करना था? यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर जितनी भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट थी, उनको रिजॉल्व करना था, या तो उसको सेल कर देना था, या फिर उसको रिस्ट्रक्चर करके उसको लोन की रिकवरी जो है वो जल्दी से जल्दी करना था। ठीक है? उसके बाद जो ये हमारा जो बैंक ऑफ इटली है, उसका एक एम ये भी था कि जो हमारा मॉनेटरी और क्रेडिट सिस्टम है ना, उसको रीऑर्गेनाइज किया जा सके, ताकि और यहाँ पर प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो है वो काम किया जा सके। नेक्स्ट क्या है हमारा? फेडरल सिस्टम। नेक्स्ट क्या है हमारे यहाँ पर? फेडरल रिजर्व सिस्टम। जो फेडरल रिजर्व सिस्टम है, वो हमारे यूएसए का सेंट्रल बैंक है। क्या है? यूएसए का सेंट्रल बैंक है। इसको हम यूनाइटेड स्टेट्स भी यहाँ पर कहते हैं। तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1913 के अंदर, फेडरल रिजर्व एक्ट को पास करके। ठीक है? अब ये बैंक क्यों आया था? देखो, हमारा जो यूएस है वहां पर कई सारे फाइनेंशियल पैनिक्स देखने को मिले थे, मतलब क्राइसिस देखने को मिले थे, खास करके 1907 के अंदर। इन इन क्राइसिस को देखते हुए यहाँ पर फेडरल रिजर्व सिस्टम को जो है वो बनाया गया था, ताकि एक सेंट्रल अथॉरिटी हो और वो इस क्राइसिस को प्रॉपरली जो है वो मैनेज कर पाए। तो जितने भी फाइनेंशियल क्राइसिस है उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए जो है फेडरल रिजर्व सिस्टम को जो है वो बनाया गया था। उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें, तो पहला ऑब्जेक्टिव ये था, जो हमारा ऑब्जेक्टिव इस एक्ट का,
वो था मैक्सिमाइजिंग एम्प्लॉयमेंट। जो एम्प्लॉयमेंट है, उसे हमें मैक्सिमाइज करना है। साथ के साथ जो प्राइसेस हैं, उन्हें हमें स्टेबल रखना है। प्राइसेस को ना तो ज़्यादा बढ़ने देना है और ना ही ज़्यादा कम होने देना है। साथ के साथ जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट थे, उनको मॉडरेट करना है। मतलब कि बहुत बहुत ज़्यादा कम भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना है। उसके बाद क्या है, डुअल मैंडेट, ठीक है? अब देखो ये जो 3 ऑब्जेक्टिव है, इसमें से जो पहले 2 ऑब्जेक्टिव है, यानी कि मैक्सिमाइजिंग एम्प्लॉयमेंट और स्टेबलाइजिंग प्राइसेस, ठीक है? इन दोनों को ही एक साथ हम ड्यूल मैंडेट के नाम से जो है वो जानते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके बाद जो हमारा इसका जो फंक्शंस है वो समय के साथ जो है इंक्रीज़ होते रहे, जैसे कि ये सुपरवाइज़री फंक्शन भी परफॉर्म करने लग गया। फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबल करने का भी काम इसने शुरू कर दिया और अदर फाइनेंशियल सर्विस भी ये ऑफर करने जो है वो लग गया था। उसके बाद बात करते हैं स्ट्रक्चर की, कि हमारा जो फेडरल रिजर्व सिस्टम उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है? तो यहाँ पर देखो फेडरल रिजर्व सिस्टम के कई सारे कंपोनेंट्स हैं। तो पहला जो कंपोनेंट है वो क्या है, बोर्ड ऑफ गवर्नर, उसके बाद फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, 12 रीजनल फेडरल रिजर्व बैंक्स, उसके बाद प्राइवेटली ओन्ड यूएस मेंबर बैंक्स और एडवाइजरी काउंसिल। तो इन सभी से मिलकर हमारा जो फेडरल रिजर्व सिस्टम जो है वो यहाँ पर बना है, ठीक है? उसके बाद क्या है, गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट, ठीक है? अब देखो हमारा जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है, ये सबसे हाईएस्ट बॉडी है, सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, ठीक है? तो जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है, उसके अंदर टोटल यहाँ पर 7 मेंबर्स होते हैं और उनको नॉमिनेट करने का काम कौन करता है, हमारा यहाँ पर प्रेसिडेंट करता है, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं फंक्शनिंग ऑफ एफओएमसी। एफओएमसी का फुल फॉर्म क्या है, फेडरल ओपन मार्केट कमिटी, ठीक है? तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, मॉनेटरी पॉलिसी सेटिंग, ठीक है? तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इस कमेटी के द्वारा जो है वो बनाए जाते हैं। तो ये कमेटी क्या करते हैं, जो भी 7 बोर्ड मेंबर्स हैं, ठीक है, और जो 12 रीजनल बैंक प्रेसिडेंट्स हैं, उनको बुलाकर उनकी एक कमेटी बनाकर जो है मॉनेटरी पॉलिसी को डिटरमाइन करते हैं, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी को बनाती है और उसको इंप्लीमेंट करने का काम करती है। उसके बाद बात करते हैं वोटिंग स्ट्रक्चर की। अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी को बनाना चाहते हैं तो वोटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, तो 5 बैंक जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, जिसमें से हमारा न्यूयॉर्क फेड प्रेसिडेंट और 4 अदर्स प्रेसिडेंट जो है यहाँ पर वोटिंग करेंगे, ताकि जो हमारा सिलेक्शन है, मॉनेटरी पॉलिसी है, उसको प्रॉपर्ली डिटरमाइन जो है वो किया जा सके। उसके बाद क्या है, पब्लिक प्राइवेट कंपोजिशन। उसके बाद क्या है हमारा पब्लिक प्राइवेट कंपोजिशन। तो जो हमारा फेडरल रिजर्व सिस्टम है ना, उसमें हमारे पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट की भी पार्टिसिपेशन है और प्राइवेट जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनकी भी यहाँ पर पार्टिसिपेशन है। और ये पार्टिसिपेशन इसलिए की गई थी ताकि जो पब्लिक और प्राइवेट बैंक हैं उन सभी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, यानी कि उन सभी के लिए काम जो है वो किया जा सके। क्योंकि अगर पब्लिक इंटरेस्ट हो, मतलब कि सिर्फ पब्लिक पार्टिसिपेशन हो, गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन हो, तो वो पब्लिक सेक्टर बैंक को ही देखेंगे, प्राइवेट को ऊपर इतना ध्यान नहीं देंगे। तो इस चीज को दूर करने के लिए जो है दोनों की पार्टिसिपेशन जो है लेकर आई गई थी। उसके बाद फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करें तो जो भी प्रॉफिट कमाती है ये बैंक, ठीक है, ये बैंक जो है जो भी यहाँ पर प्रॉफिट कमाती है उसका 6% जो है मेंबर को जाता है, जो मेंबर बैंक है जिन्होंने कैपिटल लगाई है, इन्वेस्ट किया है, उनको जाता है। और बाकी का जो हिस्सा है वो यूएस गवर्नमेंट को जो है वो मिल जाता है, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं इवैल्यूएशन एंड डिवर्सिफिकेशन ऑफ सेंट्रल बैंक फंक्शन, यानी कि जो सेंट्रल बैंक फंक्शंस है उनकी डेवलपमेंट कैसे हुई, ठीक है, उनकी इवैल्यूएशन कैसे हुई। तो देखो पहला जो हमारा मेन काम था, ट्रेडिशनल काम था सेंट्रल बैंक का, वो नोट इशू करना था हमारे बैंकों के लिए। जो हमारी बैंक्स हैं उनके लिए बैंक एज अ बैंकर काम करना था, गवर्नमेंट के बैंकर के तरीके से काम करना था। पर समय के साथ जो है सेंट्रल बैंक के जो फंक्शंस हैं वो यहाँ पर इंक्रीज हुए थे, ठीक है? तो जैसे जैसे हमारा फाइनेंशियल सिस्टम डेवलप हुआ तो सेंट्रल बैंक को अपनी जो पॉलिसीज है, ठीक है, उनको रीओरिएंट करना था, यानी कि उसको रीडिजाइन करना था, ताकि वो और अच्छे तरीके से जो है देश की ग्रोथ के अंदर जो है वो कंट्रीब्यूट कर सके, ठीक है? उसके बाद ग्लोबल क्राइसिस को देखते हुए, जैसे कि यहाँ पर 1930 के अंदर ग्रेट डिप्रेशन आया था, उसको देखते हुए जो सेंट्रल बैंक्स है उन्होंने इन क्राइसिस को मैनेज करने के लिए जो है काम करना शुरू कर दिया था। जैसे कि देश के अंदर मॉनेटरी स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखते थे, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करते थे, ग्रोथ को मैक्सिमाइज करते थे, ये काम भी करना जो है स्टार्ट कर दिए थे, यानी कि ट्रेडिशनल फंक्शन के अलावा डेवलपमेंट फंक्शन भी परफॉर्म करने स्टार्ट कर दिए थे। उसके बाद अगर हम मेन फंक्शंस की बात करें सेंट्रल बैंक की, तो वो क्या क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी फंक्शंस हो गए, बैंकर टू द बैंक्स हो गए, बैंकर टू द गवर्नमेंट हो गए और डेवलपमेंट फंक्शन हो गए। उसके बाद समय के साथ जो लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का जो रोल है सेंट्रल बैंक का, वो भी यहाँ पर इंक्रीज हुआ था। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट क्या होता है, देखो हमारी जब गवर्नमेंट है या फिर जो बैंक है, जब उनको कहीं से भी लोन नहीं मिलता तो उनकी जो लास्ट उम्मीद होती है वो आरबीआई होता है। आरबीआई उनको जो है वो फंड प्रोवाइड करता है, इसीलिए हम इस आरबीआई को लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट भी यहाँ पे जो है वो कहते हैं, ठीक है? तो इसका क्योंकि देखो फाइनेंशियल सेक्टर की डेवलपमेंट करनी है तो फंड्स तो प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो जैसे जैसे फाइनेंशियल सेक्टर की
इम्पोर्टेंस इंक्रीज़ हुई, उसकी डेवलपमेंट करनी ज़रूरी हुई, तो जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के तरीके से भी काम करना उसने शुरू कर दिया था। उसके बाद क्योंकि देखो देश की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि फाइनेंशियल सेक्टर की डेवलपमेंट हो, ठीक है? तो हमारा जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने जो प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं, उनको फाइनेंस प्रोवाइड करना भी यहाँ पर शुरू कर दिया था। यानी कि ऐसे सेक्टर्स, ठीक है? जहाँ जो प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है? और उनकी डेवलपमेंट करनी हमारे देश की ग्रोथ करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके लिए फाइनेंस जो है वो सेंट्रल बैंक ने प्रोवाइड करना शुरू कर दिया था। उसके बाद बात करते हैं रीजंस फॉर प्रोलिफरेशन ऑफ सेंट्रल बैंक। तो सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि प्रोलिफरेशन ऑफ सेंट्रल बैंक का मतलब क्या है। तो सिंपली देखो, जब हम ज्यादा से ज्यादा सेंट्रल बैंक को ओपन करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, तो वर्ल्ड के लगभग हर कंट्री ने जो है वो सेंट्रल बैंक जो है वो इस्टेब्लिश कर लिया था, उसको सेटअप कर लिया था। तो समय के साथ सेंट्रल बैंक की ये जो गिनती बढ़ रही है ना, उसका जो वो जो उसके जो एक्सपेंशन हो रही है, उसी को हम प्रोलिफरेशन ऑफ सेंट्रल बैंक जो है वो कहते हैं। अब बात करते हैं रीजंस की कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, हमें ज्यादा से ज्यादा सेंट्रल बैंक को ओपन करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो पहली जो रीजन है वो क्या है, इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है? जो इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी है वो समय के साथ इंक्रीज होती गई। बहुत ज्यादा फाइनेंशियल सेक्टर का एक्सपेंशन हुआ, ठीक है? जिससे बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो सेटअप की गई थी, और उनको रेगुलेट करना जरूरी है। तो हमारे लिए जरूरत है कि एक सेंट्रल अथॉरिटी हो जो कि पूरी की पूरी इकोनॉमी के अंदर फाइनेंशियल सेक्टर को रेगुलेट करे, ताकि जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको थोड़ा मैनेज किया जा सके। उसके बाद क्या है, बैंक फेलियर्स एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है? तो हमारी जो बैंक है वो फेल होना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो सही से काम नहीं कर रही थी, डिपॉजिट ले रही थी उसको रिस्की जगह पे लोन दे देती थी, जिससे उनका पैसा डूब जाता था। ठीक है, बैंक फेल हो रहे हैं तो उससे लोगों का पैसा डूब रहा है, जिससे उनका फाइनेंशियल सिस्टम से भरोसा उठ रहा है, और हमारा फाइनेंशियल सिस्टम कमजोर हो रहा है। तो इस चीज को देखते हुए सेंट्रल बैंक को स्टैब्लिश किया गया, ताकि जो बैंक्स हैं उनको प्रॉपर्ली रेगुलेट किया जा सके, वो सही तरीके से काम करे, और पब्लिक का पैसा जो है वो सेफ रहे, और हमारी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहे। उसके बाद राइज ऑफ नेशन स्टेट, क्योंकि देखो समय के साथ कई सारे देश जो है वो आजाद हो गए, जैसे इंडिया 1947 में आजाद हुआ है ना। तो जैसे ही देश ज्यादा बने, ठीक है, भारत बना, पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, तो जैसे जैसे नेशंस इंक्रीज हुए, तो उनके लिए सेंट्रल बैंक भी की गिनती भी यहाँ पे जो है वो इंक्रीज हो गई है, ठीक है? उसके बाद क्या है, सेंट्रल बैंक के कुछ रोल्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, जो कि देश के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, और उन फंक्शंस को सही तरीके से परफॉर्म करना जरूरी है, जैसे कि करेंसी को इशू करना, एक्टिंग एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। तो इसके लिए जरूरी था कि जो हमारा सेंट्रल बैंक है उसको स्टैब्लिश किया इसके। उसके बाद क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ ग्लोबल बैंकिंग, ठीक है? अब क्योंकि देखो ग्लोबलाइजेशन हो चुकी है, हर कंट्री दूसरे के साथ जो है ट्रेड करिए, तो इसलिए जरूरी था कि एक सेंट्रल अथॉरिटी हो जो कि देश के बिहाफ पर जो फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं उनके साथ डील कर सके, ठीक है? जैसे कि आरबीआई जो है वो कई सारे जो फॉरेन एक्सचेंज है उसके मैटर में डील करता है, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज को अपने पास रिजर्व करके रखता है। इस ऐसे ही हर देश जो है अपने यहाँ सेंट्रल बैंक को स्टैब्लिश करके रखता है। नेक्स्ट बात करते हैं कंफ्लिक्टिंग रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेंट्रल बैंक, ठीक है? अब देखो क्या होता है कि सेंट्रल बैंक के कुछ ऐसे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ कंफ्लिक्ट करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, कुछ रोल ऐसे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो सेंट्रल बैंक है उसका एक रोल है कि उसे गवर्नमेंट के बैंकर के तरीके से काम करना है, और दूसरी तरफ एक और रोल है कि उसे प्राइस स्टेबिलिटी भी मेंटेन करके रखना है। अब ये जो दो ऑब्जेक्टिव है ना, इनके बीच में कंफ्लिक्ट होता रहता है, ठीक है? अब कैसे होता है, एग्जाम्पल से समझो। तो देखो, जब भी गवर्नमेंट को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, जब भी लोन वगैरह गवर्नमेंट को चाहिए होता है, तो आरबीआई उसको जो है लोन प्रोवाइड करता है। अब जब आरबीआई गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड करता है, क्योंकि उसका काम है गवर्नमेंट के बैंकर के तरीके से काम करना। अब इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे देश के अंदर जो मनी सप्लाई होती है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट आगे चल के उससे पैसे को कहीं ना कहीं खर्ची तो करेगी, लोगों के पास पैसा जाएगा, वो डिमांड ज्यादा करेंगे। अब मनी सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से क्या है कि प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है? तो आप यहाँ पर देखोगे, क्योंकि कि हमारा प्राइस स्टेबिलिटी का जो ऑब्जेक्टिव है और बैंकर टू द गवर्नमेंट है, इसमें कंफ्लिक्ट हो रहा है। अगर आरबीआई ये रोल प्ले करती है, तो ये जो उसका रोल है वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं हो पाता, क्योंकि देखो अगर गवर्नमेंट को लोन दे दिया, तो इसकी वजह से क्या हुआ, प्राइसेस तो हाई हो गए, तो प्राइस स्टेबिलिटी तो मेंटेन रही ही नहीं। और अगर प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना चाहती है आरबीआई, तो वो यहाँ पर गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड ही नहीं करेगी, जिसकी वजह से वो बैंक टू द गवर्नमेंट जो रूल है वो अच्छे तरीके से जो है
परफॉर्म कर ही नहीं पाएगी। तो कई सारे ऐसे रोल्स हैं जिसके बीच में कन्फ्लिक्ट होता रहता है। ऐसे ही आरबीआई जब परफॉर्म करता है तो उससे भी ये प्रॉब्लम देखनी पड़ती है। उसके बाद क्या है, सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंस एंड इन्फ्लेशन टारगेट, ठीक है। तो कई सारे रिसर्चर्स हुई, ठीक है। समय के साथ बोला गया कि जो सेंट्रल बैंक है ना, उसको इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करनी है, यानी कि गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है उसके ऊपर से खत्म करना है, ताकि वो अपने टारगेट्स को, जैसे इन्फ्लेशन टारगेट हो गया, उनको अच्छे तरीके से जो है अचीव कर सके। हालांकि कई डिबेट्स भी हैं, जैसे कई लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि देखो गवर्नमेंट उसके ऊपर पूरा कंट्रोल बना के रखती है। अगर कंट्रोल हट गया तो वो अपनी मन मर्जी करेगी। तो ये भी एक रोल जो है वो कंफ्लिक्टिंग होता है कि इंडिपेंडेंस भी प्रोवाइड करनी है और कंट्रोल भी जो है वो रखना है। उसके बाद क्या है, सेंट्रल बैंक रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी फंक्शन। तो सेंट्रल बैंक का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि उसे हमारा फाइनेंशियल सेक्टर और जो बैंकिंग सेक्टर है उसे रेगुलेट करना है, सुपरवाइज करना है। पर जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक इंस्टीट्यूशन पूरे देश के अंदर पूरे फाइनेंशियल सेक्टर को रेगुलेट नहीं कर सकती। जैसे कि हमारे फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर कैपिटल मार्केट भी है, मनी मार्केट भी है, ठीक है, हमारा इंश्योरेंस मार्केट भी है। तो आरबीआई अकेला उनको रेगुलेट जो है वो नहीं कर सकता है। तो इसीलिए बोला गया कि जो सेंट्रल बैंक है उसके पास ये रेगुलेटरी सुपरवाइजर का फंक्शन जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अकेला सभी को सुपरवाइज जो है वो नहीं कर सकता है। इसके लिए हमें सेपरेट इंस्टीट्यूशन जो है वो बनानी चाहिए। तो यहाँ पर एक हमारी फेमस थ्योरी है, ठीक है, फेमस थ्योरी है जिसको हम मोंटेंसिक्यू थ्योरी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो सुपरवाइजरी पावर है ना, उसको हमें सेपरेशन करनी है सेंट्रल बैंक से। सुपरवाइजरी पावर सुपरवाइज करने के लिए हमें अलग से बॉडीज बनानी है। और इस थ्योरी को मानते हुए जो यूके है उसने एक फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी बनाई 2000 के अंदर, जो कि यहाँ पर एक एक्सटर्नल सुपरविजन एजेंसी है, जो कि देश के अंदर जो है फाइनेंशियल सेक्टर को रेगुलेट करने का काम जो है वो करती है। नेक्स्ट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल बैंक इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे जो वर्ल्ड है, ठीक है, उसके अंदर कई सारी टाइप की कंट्रीज है। जैसे कुछ कंट्रीज डेवलप्ड है, ठीक है, जहां पर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो चुकी है, ठीक है, ग्रोथ बहुत ज्यादा हो चुकी है। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो कि अभी डेवलपिंग स्टेज में है, वो ग्रोथ कर ही रही हैं, ठीक है। तो वहां पे जो सेंट्रल बैंक होते हैं जो डेवलप कंट्रीज में होते हैं, और यहाँ पर जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज में होते हैं, उनकी जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके से हुई है, वो हम यहाँ पर जो है कि करके डिस्कस करते हैं। तो पहले बात करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज की। डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि यूएसए हो गई, यूके वगैरह हो गई, ठीक है। तो डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर जो सेंट्रल बैंक थी वो अर्ली स्टैब्लिश हो गई थी। जैसे एग्जांपल दूं आपको, तो यूके के अंदर आपने देखा था कि बहुत जल्दी जो है वो सेंट्रल बैंक स्टैब्लिश हो गई थी। पर इंडिया क्योंकि एक डेवलपिंग कंट्री है, वहां पर जो सेंट्रल बैंक स्टैब्लिश हुई थी वो हमारी काफी यहाँ पर जो है लेट हुई थी। आरबीआई काफी लेट 1935 में जो है स्टैब्लिश हुई थी, ठीक है। उसके बाद क्या है, मैंडेट इवोल्यूशन, ठीक है। तो ये जो बैंक्स होती है जो डेवलप्ड कंट्रीज में डेवलप कंट्रीज में होती है, उन्होंने उनका जो पहले जो मेन फोकस था वो क्या था, करेंसी को इशू करना। पर समय के साथ उसने यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी को भी बनाना स्टार्ट कर दिया, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी यहाँ पर जो है मेंटेन करना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या है, इंडिपेंडेंस एंड स्टेबिलिटी। तो जनरली देखा गया कि डेवलप कंट्रीज में जो सेंट्रल बैंक्स होती है वो काफी इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि उनके ऊपर जो गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है वो काफी कम होता है, और ये अपनी मर्जी से पॉलिसीज वगैरह बनाती है। उसके बाद क्या है, इनोवेशन एंड अडेप्शन। तो जो डेवलप्ड नेशन होती है वहां पर जो सेंट्रल बैंक होते हैं वो नई नई टेक्नोलॉजीज, नई नई टूल्स का यूज करके जो है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को सेटल करवाते हैं। तो इनोवेशन काफी यहाँ पर जो है ले आने में हेल्पफुल होते हैं और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करते हैं। उसके बाद क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज। अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो लेटर इमरजेंस जो सेंट्रल बैंक है ना वो काफी लेट यहाँ पर जो है इंट्रोड्यूस हुए थे, सेटअप हुए थे। इसके पीछे का रीजन यही है कि कई देश दूसरे देशों के जो है गुलाम थे, जैसे कि यूके, इंग्लैंड का गुलाम इंडिया था। तो इंडिया 1947 में यहाँ पर जो है आजाद हुआ। तो जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो इस्टेब्लिश चाहे इंडिपेंडेंस से पहले हुए थे, पर सही तरीके से ऑपरेट करना उसने आजादी के बाद ही स्टार्ट किया था। उसके बाद क्या है, इनिशियल फोकस। क्या है इनिशियल फोकस, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पर जो सेंट्रल बैंक है उनका मेन फोकस होता है कि जो लोकल करेंसी है उसे स्टेबलाइज करनी है, उसकी जो वैल्यू है उसको ज्यादा डिक्रीज नहीं होने देनी है। साथ ही साथ एक बेसिक फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। देखो डेवलप्ड कंट्रीज में जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करती है, एक अच्छा से अच्छा फाइनेंशियल सेक्टर डेवलप करने की कोशिश करती है, इनोवेटिव तरीका। और और डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर सेंट्रल बैंक जो है एक बेसिक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को, इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले बिल्ड करना चाहती है, मतलब कि बेसिक फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभी बिल्ड नहीं हुआ होता है, ताकि देश की डेवलपमेंट की जा सके। उसके बाद अगर हम डिपेंडेंसी की बात करें तो जो हमारे जो बैंक्स हैं सेंट्रल बैंक डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर वो ज्यादातर फंड्स के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट का उसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो कंट्रोल हो पाता है, इंडिपेंडेंट ये कम होती है।
उसके बाद इवोल्यूशन एक्सपेंशन, तो समय के साथ जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उसमें सेंट्रल बैंक काफ़ी यहाँ पर डेवलप हुए, सेटअप हुए, ठीक है? उन्होंने इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेज़ को जो है फ़ॉलो करना शुरू कर दिया था, ताकि देश के अंदर इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके, ग्रोथ को प्रमोट किया जा सके। उसके बाद क्या है, एडैप्टेशन ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड, तो जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं, उनको भी अडैप्ट करने पे यहाँ पर फ़ोकस जो है वो किया गया था। तो यहाँ पर हमारा जो आज का चैप्टर है, ठीक है? जिसका नाम है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सेंट्रल बैंकिंग, वो यहाँ पर ओवर होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आ रहा है तो आप फटाफट से चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर है तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर है। तो हमने डिटेल में पढ़ लिया कि सेंट्रल बैंक क्या होता है, उसके फीचर्स के बारे में पढ़ लिया, कुछ इंपॉर्टेंट सेंट्रल बैंक जो कि वर्ल्ड बैंक के अंदर ऑपरेट कर रही है, उसके बारे में भी हमने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस जो है वो कर लिया। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और अगर आप सिस्टमैटिक वे में सेंट्रल बैंकिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक मैनर में सेंट्रल बैंकिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको, ठीक है, फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज़ है वो ईज़िली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूज़र हो तो आईआईबीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक आईओएस यूज़र हो तो माय इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, वहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज़ करना है जीईजीकेटी। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज़ में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज़ पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज़ करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज़ करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर जॉइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्ज़ाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है, तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारा टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए, ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर ज़रूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।